साथियों नमस्कार। साथियों, इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उन सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या कहा है और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पलटते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से रशिया के बयान आ रहे हैं और किस तरह से अमेरिका का डूम्सडे विमान एक्टिवेट हो चुका है। ऐसा विमान जो युद्ध जैसे हालातों में एक्टिवेट होता है और ये विमान न्यूक्लियर अटैक से भी पूरी तरह से इम्यून है, यानी कहीं पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो इस विमान पर कोई असर नहीं पड़ता। ये विमान एक्टिवेट कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो पूरी दुनिया ये कयास लगा रही है, क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है या इजराइल करने जा रहा है ईरान पर, या ईरान अमेरिका के ठिकानों पर कर सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये विमान एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले इस विमान की बात करते हैं, फिर अन्य खबरों पर आएंगे। ये विमान साहब ये है, डूम्सडे विमान इसे कहते हैं। इस तरह से इसकी आकृति है। ये चलता फिरता एक तरीके से पेंटागन है, यानी कि जो यूएस का राष्ट्रपति होता है उसका जो ऑफिस होता है, ये चलता फिरता उनका ऑफिस है जिसमें सारे तरह के काम किए जा सकते हैं, सारे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं, मीटिंग करी जा सकती हैं, नजर रखी जा सकती है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। और अगर कहीं पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है तो उसके बाद जो तरंगें निकलती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जिससे आदमी को नुकसान होता है, ये विमान उन तरंगों से भी बचा लेता है, किसी तरह का नुकसान नहीं होने देता। ये विमान 1980 के दशक में डिप्लॉय किया गया था यूएस की एक तरीके से मिलिट्री में, और ये युद्ध के दौरान या इमरजेंसी के हालातों में सामने आता है। पहली बार इसको एक्टिवेट किया गया था जब 9/11 हमला हुआ था अमेरिका पर। तब अमेरिका को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 टावर गिरा दिए गए हैं, इसके बाद भी कहीं अटैक होने लग जाए अमेरिका पे, तो इसको एकदम से एक्टिवेट कर दिया गया और ये उस समय देखा गया। उसके बाद इसे एक्टिवेट किया गया था जब, याद करिए, ये अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन्स चल रही थी 2017-18 के आसपास। बताते हैं कि तब आए दिन ये खबरें आती थी कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया को सबक सिखा दूंगा। उधर नॉर्थ कोरिया का जो शासक है वो कहता है कि मेरी मेज के नीचे एक बटन लगाए जिसको दबाते ही न्यूक्लियर विस्फोट किया जा सकता है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि मेरी टेबल में ही बटन लगाए जो और बड़ा बटन है, मैं दबाऊंगा तो और बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह का एक तनाव चल रहा था उस वक्त, तब ये एक्टिवेट हुआ था। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि एक्टिवेट इसको इसलिए किया गया है क्योंकि ये अभी जो हालात बने हुए हैं इजराइल और ईरान के, तो कुछ पता नहीं है कहां पर किस तरह का कौन हमला कर दे, कोई इसका अनुमान अभी नहीं है। उसके अलावा कहीं भी अगर यूएस के राष्ट्रपति जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि जो उनका विमान जब लैंड करता है तो आस पड़ोस के किसी शहर में या किसी और रेंज में ही, मतलब इसको भी लैंड कराया जाता है। मतलब पीछे पीछे परछाई की तरह ये भी चलता है। अब इसमें क्या होता है, परछाई की तरह चलता तो है लेकिन हम उसे एक्टिवेट होना नहीं कह रहे, इससे एक्टिवेट होना कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार के कोड्स होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें एक फ्लाइट कोड होता है जिसे ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर अलग अलग लेवल, जैसे ऑर्डर 6, ऑर्डर 5, ऑर्डर 4। अगर ऑर्डर 6 फ्लाइट कोड एक्टिवेटेड है तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम इमरजेंसी है, अभी कोई इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है, तो ऑर्डर 6 एक्टिवेटेड है। तो कोई भी देखेगा समझ जाएगा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ज्यादा इमरजेंसी की हालत नहीं है। और ऑर्डर 1 अगर एक्टिवेट कर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल एकदम तैनात रहिए, उस तरह की कंडीशन को दर्शाता है। तो इसमें ऑर्डर 1 एक्टिवेट कर दिया गया है। इसको मतलब ये इस बात का संकेत है कि ये पूरी तरह से किसी युद्ध जैसी परिस्थिति के लिए तैयार है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आया एकदम से, कैसे लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया? ध्यान ऐसे गया कि साहब ये यूएस का एक स्टेट है लुसियाना, यहां पर डिप्लॉयड था। यहां से इसने अभी 17 तारीख को अचानक से उड़ान भरी और ये उड़ान भरता हुआ ये गया वॉशिंगटन डीसी के पास। एक जगह है मैरीलैंड, ठीक है, छोटा सा स्टेट है मैरीलैंड। वॉशिंगटन डीसी भी इसी में पड़ता है, पर वॉशिंगटन डीसी की सरकार केंद्र के, यहाँ के केंद्र के अनुसार चलती है। तो मैरीलैंड में जाकर के ये डिप्लॉय हुआ है, एक तरीके से वॉशिंगटन डीसी के बगल में समझ लीजिए। अब हैरानी इस बात की है तो ऑर्डर 1 का जो कोड है उसके तहत गया है। दूसरा, इसने जो फ्लाइट भी पकड़ी है वो किनारे किनारे पकड़ी है, ये देख रहे हैं आप, जबकि ये डायरेक्टली यूं भी जा सकता था। डायरेक्टली ना जाकर के ये कोस्टल रीजन्स के बगल बगल से क्यों गया, ये भी एक हैरानी की बात है। ये दर्शाता है कि भाई इस तरह का रास्ता आप तभी तो चुनोगे जब लैंड पे कोई खतरा हो सकता हो। तो क्या यूएस किसी तरह का कोई खतरा महसूस कर रहा है ईरान से? कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए इस विमान के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो साहब ये जो विमान है इसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं और इन सेक्शंस में अलग अलग काम होते हैं। जैसे आगे वाला कॉन्फ्रेंस रूम है, इसके पीछे जाइएगा तो ब्रीफिंग रूम है, इसमें
नॉर्मल सेटअप है, फिर कम्युनिकेशन एरिया है ये जहां से पूरा कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है, पीछे रेस्ट एरिया है जहां पर राष्ट्रपति रेस्ट करते हैं। ये एक ऐसा विमान है जिसमें राष्ट्रपति किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं जो वो अपने पेंटागन में या व्हाइट हाउस में कर सकते हैं। ठीक है साहब, इसके ऊपर आप ये एक मुंडी टाइप की देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो इसके कुबड़ निकला हुआ है, ये इसके सैटेलाइट सिस्टम है पूरा। इसके माध्यम से इसमें लगभग 67 अलग अलग सैटेलाइट और एंटीना लगे हुए हैं जिसके जरिए विमान में रहते हुए भी कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें किसी भी तरह का कोई डिजिटल टच स्क्रीन यूज नहीं करी जाती, क्योंकि डिजिटल टच स्क्रीन यूज करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़े जाने का चांसेस रहता है, तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना आ सके न्यूक्लियर विस्फोट के बाद, इसलिए इसमें सारी चीजें एनालॉग यूज करी जाती हैं। ठीक है ना, तो हर तरह से प्रयास किया जाता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना आ पाए। उसके अलावा इसकी विशेषता है कि लगभग 35 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है और उसके आगे भी उड़ सकता है, क्योंकि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। दूसरा विमान आएगा, इसको फ्यूल देकर के चला जाएगा, इसको नीचे उतरने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें 18 बंक्स है और 6 बाथरूम है, सारी व्यवस्थाएं हैं जैसा कि आप जान पा रहे हैं। 1980 के दशक में ये आया था। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और अच्छी खासी पावर है इसमें, और एक तरीके से मिलिट्री विमान ही से समझिए जिसमें यूएस के राष्ट्रपति के काम भी किया जा सकते हैं। इतना खतरनाक विमान है ये कि जब भी कहीं कोई आकस्मिक परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कोई बम फोड़ दे, विस्फोट हो जाए, न्यूक्लियर विस्फोट कुछ भी हो जाए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां से महफूज तरीके से बचा लाएगा। ऐसा विमान है जो एक्टिवेट किया जा चुका है। अब साहब आगे की बात करते हैं, इस विमान के अलावा भी और क्या क्या हो रहा है। तो इस विमान के अलावा जैसा कि ये खबरों में है कि ये जो डूम्सडे प्लेन है, इसका जो मॉडल नंबर है वो E4B है और इसको बनाया है बोइंग कंपनी ने। बोइंग कंपनी वही है जो ज़्यादातर विमान बनाती है। आपको पता है ज़्यादातर विमान आप किसी के भी देखो, चाहे सवारी विमान देखो, चाहे मिलिट्री विमान देखो, चाहे इस तरह का विमान देखो, ये सभी बोइंग या एयरबस जैसी कंपनी बनाती है। एयरबस फ्रांस की है, बोइंग USA की है। अभी जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ था वो भी बोइंग का विमान था। पिछले 4-5 दिन में अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं कि किसी की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है, किसी का रूट बदल दिया गया है। ये जितने भी विमानों में गड़बड़ियां हो रही हैं सब बोइंग वाले हैं, तो ये भी बोइंग का है साहब। ठीक है, अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, जरा ट्रंप की बात सुन ले। ट्रंप के विमान की तो हमने चर्चा कर ली, अब उनका विमान का इस तरह से एक्टिवेट हो जाना बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और ट्रंप इधर कह रहे हैं कि मैं ईरान को सबक तो सिखाऊंगा अब, लेकिन उसके लिए मैं करीब 2 हफ्ते का भी समय लूंगा। 2 हफ्ते बाद बताऊंगा कि यूएस डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा कि नहीं करेगा। अब इन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है साहब। उधर ये भी कह रहे हैं कि मैं चाहता नहीं हूं कि युद्ध हो, मैं नहीं चाहता कि ईरान पर किसी तरह का कोई हमला किया जाए, लेकिन अगर भाई वो न्यूक्लियर बम बनाने पर आमादा है फिर मुझे मजबूरी में हमला करना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले बोला था कि हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं, मॉक ड्रिल करने वाले हैं, तो हम पाकिस्तान को लगा कि ना भी टाइम लगेगा कुछ करने में, और हमने उसी रात खेल कर दिया था। तो हो सकता है उससे पहले भी अमेरिका कुछ कर दे। अमेरिका का जहाज बता रहा है कि अमेरिका इस समय एक्टिवेटेड है। वहीं एक खबर और है जो ये बता रही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है, क्योंकि कतर में जो इसका सबसे बड़ा एयरबेस है, मैंने आपको बताया था अमेरिका का, यहां पर जो B-2 बम्बर्स खड़े हुए थे, B-52 बम्बर्स खड़े हुए थे, वो उनमें से कई गायब हैं, ऐसी खबर आई है। अब ये गायब होके कहां गए ये पता नहीं। क्या ये अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर जाकर के खड़े हो गए हैं, वहां से उड़ान भरेंगे? क्या ये इजराइल के जो एयरक्राफ्ट अटैक करने जा रहे हैं ईरान में उनके साथ जा रहे हैं? कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, ये भी गायब है, कहाँ क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका के जो इंस्टांस है, जो डोनाल्ड चौधरी का इंस्टांस है, वो यही कह रहा है कि भाई मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, सरफिरा आदमी है, ठीक है ना। उधर कुछ लोगों का कहना यह है कि रशिया भी अब युद्ध में आ गया है, रशिया भी मैदान में आ गया है, चाइना भी मैदान में आ गया है। हालांकि रशिया ने या पुतिन ने यह कहा है, पहली बात तो यह कही है उन्होंने कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ओहो। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इजराइल जो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है ईरान के, इजराइल को वो रोक देना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि जिस तरह से हालात बढ़ते चले जा रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि हम न्यूक्लियर लड़ाई से बस मिलीमीटर दूर हैं, थोड़ा सा दूर हैं, ऐसा रशिया ने कहा है। तो कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं, मैं देख रहा था यूट्यूब पर कई लोगों की टिप्पणियां, अलग अलग पत्रकारों की, अलग अलग विशेषज्ञों की, तो उनका कहना यह था कि साहब इस बहाने अब रशिया भी मैदान में आ चुका है। मैं आपसे आज फिर कह रहा हूं, चाहे पूरी दुनिया कहे कि रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ये दोनों ही नहीं आएंगे, आप देख लेना। ये बोलते रहेंगे, वहां बैठे बैठे बयानबाजी करते रहेंगे, लड़ने बचाने कोई नहीं आएगा, रशिया और चाइना में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। चाइना कुछ सप्लाई कर सकता है ईरान को, कुछ सामान भिजवा दे, कोई और चीजें
पहुंचवा दे, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दे, पर मिलिट्री सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, कोई न्यूक्लियर सपोर्ट नहीं देगा। ठीक है साहब, तो ये खबर अभी सिर्फ हवा बनाने के लिए है, इनका अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद खबर आती है कि साहब इजराइल के अस्पताल पर ईरान ने हमला कर दिया है कल, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, कईयों की मृत्यु हो गई है। ये काफी घिनौनी चीज मानी जाती है और यह भी माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम्स का प्रयोग किया है। क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम गुच्छे वाला बम फेंका, एक जाएगा लेकिन फूटने से पहले कई टुकड़ों में बट जाएगा और फिर फूटेगा अलग अलग जगहों पर जाकर के। ये देखिए इस तरह का होता है, अभी आपने चित्र में देखा होगा। ये वैसे बंद रहेगा, केवल एक मिसाइल टाइप की जाएगी और नीचे गिरने से पहले ये कई पार्ट्स में बिखर जाएगी और फिर एक एक लड्डू जहां जहां गिरेगा वहां वहां फूटेगा। तो ज्यादा खतरनाक चीज मानी जाती है ये। इस तरह से पहले एक रहता है, ये फूटने से पहले बिखर जाता है और फिर जहां जहां इनका एक एक पार्ट गिरेगा वहां वहां विस्फोट होता है। तो बता रहे हैं कि इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया और लैंड करने से पहले ये बम करीब 7 किलोमीटर ऊंचाई पर पहले ही खुल गया और अलग अलग जगहों पर ही जाकर के गिरा है, लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में गिरा है और वहां पर इसने कई लोगों को घायल किया है, कई लोगों को इसने वहां पर क्षतिग्रस्त किया है, ऐसा बताया जा रहा है। दुनिया में एक ट्रीटी है जिसके तहत क्लस्टर बम प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात के कुछ देश कसमें खाते हैं और करीब 100 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया हुआ है कि हम क्लस्टर बम का कभी प्रयोग नहीं करेंगे। दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो इस बम को बनाते हैं और इस ट्रीटी से बाहर हैं, यानी कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं यूएस है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है। हालांकि ईरान ने साइन किया हुआ है कि हम यूज नहीं करेंगे, बट वो कर रहा है। अब वो तो कुछ भी कर सकता है। युद्ध में तो ये भी माना जाता है कि कभी आप अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे, वो वॉर क्राइम माना जाता है। वो कभी स्कूल पर हमला नहीं करेंगे, निर्दोषों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान कर रहा है। उधर इजराइल पर भी इल्जाम लगे हैं कि वो भी करता आया है हमास के विरुद्ध, और बता रहे हैं कि अब ईरान पर भी कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो साहब इस लेवल पर ईरान आ चुका है कि अब जो है मामला थमते नहीं दिख रहा है, बढ़ते ही दिख रहा है। ईरान ने भी अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, यानी हम युद्ध में अब आ चुके हैं पूरी तरह से। और उधर अमेरिका का इंस्टेंस क्लियर नहीं लग रहा। अमेरिका लगातार कोई ना कोई बात को घुमा देता है, किसी न किसी तरह से अभी भी लोगों को धोखे में रखा हुआ है कि अमेरिका करेगा तो करेगा क्या। ठीक है साहब, तो इन सब के बीच अभी तो सिर्फ इजराइल और ईरान ही लड़ते दिख रहे हैं। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है पर डायरेक्टली युद्ध में नहीं आया है। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया है कि जिसकी शुरुआत में, अभी युद्ध को 7 दिन हो गए हैं, शुरुआत के दिनों में एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी वो लगभग 95% थी, जो घट करके अब 65% हो गई है। क्योंकि भाई एक के बाद मिसाइल दागते जाओगे तो कहां तक इंटरसेप्ट करेगा वो, और एक लिमिट होती है इंटरसेप्ट करने के लिए। जो इंटरसेप्ट करने वाली दागी जाती है मिसाइलें, वो भी तो स्टॉक में होनी चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल के पास अब केवल 7 से 8 दिन का जो वेपन का स्टॉक है वो रह गया है, इसलिए इजराइल चाहेगा कि जल्द से जल्द यूएस बीच में आए। वहीं यह भी देखा गया है कि इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी कमजोर पड़ गया है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा कि हो सकता है ये युद्ध थोड़ी देर के लिए विराम कर दिया जाए। इस बीच इजराइल अपने वेपन्स को पूरी तरह से भर लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। बट ईरान अब इसके मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान को पता है कि जरा भी युद्ध विराम हुआ वहीं पर इजराइल पुनः शक्ति प्राप्त करके आएगा और लड़ने लग जाएगा। इसलिए ईरान किसी तरह का कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहा कि वो सीज फायर के मूड में हो या रुकने के मूड में हो। ईरान को लगता है यही मौका है टूट बरस हो। अब अगर इजराइल पर ज्यादा टूट के बरस गया ईरान, तो हो सकता है इजराइल किसी दिन न्यूक्लियर स्टेप ना उठा ले। बट अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इजराइल जब भी ऐसा कुछ स्टेप उठाने वाला होगा, एक बार अमेरिका की सलाह लेगा और अमेरिका जाहिर सी बात है उसे न्यूक्लियर अटैक करने से रोक देगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे खमेनी को मारने से इजराइल को अमेरिका ने रोका था। अमेरिका अभी सिर्फ इंतजार कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, है ना। जितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उतना ही ज्यादा हथियार फिर अमेरिका का बिकेगा, और जितना ज्यादा इजराइल में तोड़फोड़ हो जाएगी बिल्डिंग इन सब की, उतना ही ज्यादा बिल्डिंग को रिपेयर करने के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और बिल्डिंग को रिपेयर करने के कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की निजी कंपनी को, उनकी रियल एस्टेट की कंपनी, उनका काम ही यही है बिल्डिंग बनाना, टावर बनाना, ये सब करना। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भी अपना बिजनेस माइंड चला रहा है और वो ये इंतजार कर रहा है कि इजराइल को पहले उतना टूट फूट जाने दो कि बाद में जब रिपेयरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले तो मैं और मेरे बेटे की कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले, ताकि हम वहाँ से मुनाफा कमाएं। और वहाँ की जितने भी वेपन कंपनीज है अमेरिका की, वो ये चाह रही हैं कि इजराइल को अभी और ज़्यादा खपने दो। जब ज़्यादा खप जाएगा उसके बाद उसे हम वेपन्स देंगे, जिससे हमारी वेपन इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। तो ये साहब अमेरिका पूरी तरह से भी बिजनेस माइंड लगा रहा है। इस बीच क्या होता है, अमेरिका कोई बड़ा स्टेप लेता है नहीं लेता है, वो ट्रंप की फितूर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फिर बता रहा हूं मैं, हम जो आंकलन लगा रहे हैं वो एक अनुमानित है, वो एक
जो अमेरिका अब तक करता आया उसके अनुसार बता रहे हैं, पर ट्रंप एक सरफिरा आदमी, वो आधी रात को क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो अभी तो यही लग रहा है कि ट्रंप इंतजार कर रहा है कि थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसके बाद अगले 4 से 5 दिन बाद लग रहा है कि अमेरिका बीच में आ सकता है। ट्रंप 15 दिन की कह रहा है, 15 दिन तो नहीं लगता, उससे पहले ही अमेरिका बीच में आएगा। कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। अब जो भी अपडेट आती है इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।